को दौड़ा दौड़ा के सिर में जो कुल्हाड़ी होती है कुल्हाड़ी से मारा है। इसमें एक बंदा गुजर गया और 3 जो लोग हैं उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो लॉकडाउन आया कोरोना टाइम जी, उसमें रोज के 3000 लोगों को खाना खिलाया। आज का जनरेशन ऐसा है कि वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पा। जो अभी सोशल मीडिया है उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। वो मोबाइल में मस्त होता है, वहाँ पानी पड़ा होता है तो उनकी मम्मी को बोलते मम्मी पानी पिला दे, और वो खुद नहीं ले सकता है तो क्या सोशल वर्क करेगा। मेरे दोस्त है राजू भाई, मैंने मेरे को रात 12:30 बजे फोन किया। तो जब भी एक बहन है उनको दिमाग में ट्यूमर है और उनको जीसीओस हॉस्पिटल है जो नरोडा रोड पे उनमें एडमिट किया है। तो जो ऑपरेशन करना है उसके लिए 10 लाख रुपया टेबल कैश बोले रखना पड़ेगा। 10 लाख रुपया। कहा जा सकता है कि जहाँ पे भगवान नहीं पहुँच सकते वहाँ पे आप जैसे लोग पहुँचते हैं। फिर भी जातिवाद का नाम खत्म नहीं हो रहा है। न जाति से न धर्म से, मनुष्य का हिसाब के कर्मों से होता है। इतना ज्यादा आप हार्ड वर्क करो अपने सोशल वर्क के लिए, सो इससे आपका क्या फायदा होता है? सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता के एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपना पूरा समय समाज के कार्यों में लगाया है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर जगदीश क्लातमेक। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बढ़िया है, ठीक है, ऑल गुड सर, एकदम बढ़िया। इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जगदीश क्लातमेक सर एक फुल टाइम सोशल वर्कर है एंड आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो जगदीश सर, अपना जो सोशल वर्क है वो किस टाइप का सोशल वर्क है? मेरा जो सोशल वर्क है उसमें ज्यादातर हॉस्पिटलाइज का ज्यादा होता है। सपोज रात को 2 बजे किसी बंदे का फोन आ गया कि भाई हमको हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ दिक्कत हो रही है, डॉक्टर सही से ट्रीट नहीं कर रहे, तो मैं जाके वहाँ डॉक्टर से बात करके सेवा दे रहा हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट आते हैं, उनको अगर बेड चाहिए तो बेड नहीं मिल किसी पा को रहा है, वेंटी नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो मैं जाके जो भी इंचार्ज है वहाँ का सिस्टर है कि डॉक्टर उनको मिलके उनके लिए वो प्रोवाइड करवाता है। उसको हॉस्पिटल में किसी भी टाइप की असुविधा हो रही है तो उसमें हम जाके अपना योगदान देते हैं और उस चीज को सफल बनाते हैं उसको। जी, सो इसके अलावा और किन की चीजों में आप सोशल वर्क करते हैं? और गलत केस में वो इन्वॉल्व कर रहे हैं तो मेरे से फोन करते मैं जाके उनका शॉर्ट आउट कर देती। जी जी, जैसे पुलिस का कोई आम आदमी पे अत्याचार हो गया, आम आदमी पे अगर कोई अत्याचार होता है और मेरे को फोन आता है, क्योंकि ऐसे तो मैं भगवान नहीं को मेरे को पता चलेगा। अगर कोई मुसीबत में और मेरे को फोन करता तो मैं तुरंत चला जाता उनकी सहायता के लिए। सरकारी जो भी कचेरी है उसमें जैसे कि रेशन कार्ड, आधार कार्ड का काम, कोई भी सरकारी कचेरी में भी कोई फोन करता है तो मैं तुरंत चला जाता हूँ और उनकी सहायता कर। जब तक काम नहीं पूरा होता तब तक मैं उनके साथ रहता हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको 2 बजे रात को भी किसी का फोन आता है तो चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो या फिर पुलिस से रिलेटेड कोई काम हो, कानून से रिलेटेड कोई काम हो, तो आप जाते हो। तो इतना ज्यादा आप एफर्ट करते हो सर खुद से। अब मेरे से लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि अगर जगदीश भी को कॉल करेंगे तो जगदीश भी रात को 2 बजे भी उठ के भी आए, और मेरे को भी बहुत सुकून मिलता है कि मैं किसी के अच्छे काम के लिए उनके साथ जा रहा हूँ। अभी आपका इतना ज्यादा छवि अच्छा बन गया है समाज में कि उनको पहले से पता होता है कि हम कभी भी याद करेंगे उनको तो वो आएंगे ही हेल्प करने के लिए। आएंगे। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आपके स्टूडियो में, 5 कॉल आ गए कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम। दैट मीन्स सर आप कभी भी फ्री नहीं होते हैं। फ्री मतलब मेरे परिवार के लोग भी मेरे से ज्यादा भी चिढ़ने लगे कि आप सेवा कर रहे हो और सेवा में आपके खुद की भी सेहत का ध्यान रखिए। मैं खुद एक मरीज हूँ अभी, मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और दिमाग में क्लॉट भी है। तो घर वाले मेरे बहुत अभी चिंतातुर है, बोले आप सेवा कीजिए और आपकी खुद की भी सेहत का ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, अगर आप जैसे कार्यकर्ता जो है वो खुद ही बीमार हो जाएंगे तो समाज में सेवा कैसे? कई लोग बोल रहे हैं जगदीश भाई आपका खुद का भी ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छे नहीं होगे तो सेवा कैसे कर पाओगे। मैं और हमारी जनता भी यही चाहती है कि आप जितना अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए आपका स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। तो आप बिल्कुल अपना ध्यान रखें। आप जैसे लोग की वजह से सभी को वो अधिकार मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहाँ पे भगवान नहीं पहुँच सकते वहाँ पे आप जैसे लोग पहुँचते हैं। भगवान ने आप जैसे लोगों को बनाया कि आप वहाँ पहुँचो और उसकी मदद करो। सो सर, आप इतना ज्यादा अपने काम के लिए कर्मठ हो, इतना ज्यादा आप हार्ड वर्क करो अपने सोशल वर्क के लिए, सो इससे आपका क्या फायदा होता है सर? इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सेवा के लिए बनाया। किसी का भी मैं दुख नहीं देख सकता। अगर कोई गिर गया तो मैं तुरंत जाके उसको खड़ा कर दूं। सोशल वर्क करके मेरे को बहुत सुकून मिलता है। का उदाहरण है, बिल्कुल किसी की हेल्प करो वो कल आपकी हेल्प करेगा। और मैं कोई इसका मुआवजा लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल को सुकून हो रहा है
कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। जी जब कोई रोड पे कभी गिर जाता है तो मैं वहां से निकलता हूँ, तो उनको उठा के साइड में करता हूँ, 108 को बुलाता हूँ, जी। तो मेरे को दिल को ज्यादा सुकून मिलता है कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। तो अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका सुकून, सुकून, यस, जो लोगों को दिल को चैन आता है जी। कि मैंने आज किसी का अच्छा काम किया है। आज आप एक फुल टाइम सोशल वर्कर हो, समाज के लिए इतना समाज के हित में आप काम करते हो, आज तक कई लोगों को सहायता मिला है, ये करने का प्रेरणा कहाँ से मिला और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? एक बार मैं निकल रहा था, मैं और मेरे भाई, तो एक स्कूल के अंदर आग लगी हुई थी। सब लोग वहां से जा रहे थे पर किसी ने वो आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, और मैं खुद मेरा व्हीकल वहां खड़ा कर दिया और गेट के अंदर कूद गया और उन परिवार को जगाया और मैंने वहां पानी छंटवाया और वो आग को काबू में कर दिया। टाइम जो फीलिंग्स मेरे में आई, उन लोगों ने बोला अगर आज आप नहीं आते तो बोले हमारा सामान वगैरह जल जाता, हम भी जल जाते। तो उसी दिन से आज तक मेरे को ऐसा दिल में लगता है कि भाई नहीं, किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्प लेने वाला है ना, उसकी जो दुआ मिलती है, उनके आशीर्वाद, वो बहुत बड़ा होता है। उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता है। आज तक सेवा चालू है और मैं जब तक जीऊंगा, मेरे शरीर में जब तक जान है, तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। ये मैंने पढ़ ले लिया है कि अगर कुछ करना है तो सेवा ही करना है, कि सेवा से बढ़कर और कोई मोक्ष नहीं है। बोलते कि भाई ऊपर जाओ तो ये नरक है, स्वर्ग है, सब यहाँ पे ही है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। लोगों का प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग पैर भी छू लेते कई बार। कई लोगों ने पैर छुए, बोले आप अगर नहीं आते तो ये हमारा काम रुक जाता, हमको दिक्कत आ जाती। तो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं कई लोगों को बोल भी देता हूँ कि पैर मत छुओ, जरिया हूँ, एक मीडिएटर हूँ जी। अगर मेरे को ऊपर वाले ने, भगवान ने भेजा है आपके लिए। तो अभी तक जितने भी आपने सोशल वर्क किए हैं, सामाजिक काम, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अभी तक के लिए वो कौन सा काम था सर? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल काम ये था कि एक बहन जी थी, उनको दिमाग में ट्यूमर था। तो मेरे दोस्त थे राजू भाई, उन्होंने मेरे को रात को 12 साढ़े 12 बजे फोन किया, तो जगदीश भी एक बहन है, उनको दिमाग में ट्यूमर है और उनको जीसीएस हॉस्पिटल है जो नरोडा रोड पे, उनमें एडमिट किया है और उनको जो ऑपरेशन करना है उसके लिए 10 लाख रुपया टेबल कैश बोले रखना पड़ेगा। 10 लाख रुपया तब जाकर उनका ऑपरेशन होगा। और 10 लाख यानी बहुत बड़ी रकम होती है, जो कोई मामूली इंसान जल्दी मैनेज नहीं कर पाता है। मुस्लिम समाज थे, उन्होंने 1000 रुपए का चंदा डाला और ये ट्राई किया, बोले कुछ करते। फिर राजू भाई को मेरा आइडिया, मैं जो फंक्शन में था शादी के, तो राजू भाई और उनके दोस्त लोग जो आए और उन्होंने बताया, बोले ऐसी ऐसी बात है और कुछ भी करके एक केस आपको हैंडल करना है और इनकी मदद करनी है। कई बार से लोगों की हेल्प की, तो फिर मैंने बोला उनको कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आप सुबह में जीसीएस हॉस्पिटल में आ जाइए। और करीबन 9 बजे में जाके, वो लोग नहीं आए तो उसके पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा और उनको मैंने कॉल किया, वो लोग आए। फिर हमने वहां जाके, जो सीएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब है, जो कीर्ति बी पटेल, वो बहुत अच्छे और भले इंसान है, मैंने उनको बात किया। फिर जो आयुष्मान के डायरेक्टर है सुथार साहब, उनको भी मैंने कॉल किया। और जो जीसीएस के डॉक्टर है आरएमओ, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर नीरव पटेल साहब, वो भी बड़े दिन के अच्छे, तो उन लोगों से बात किया। सबसे ऐसी बात की कि भी ऐसा है और आपके हॉस्पिटल ने 10 लाख रुपया पे करने का बोला है। और वो लोग, वो भाई थे जो वो रिक्शा ड्राइवर थे, तो वो 10 लाख मैनेज कर नहीं पा रहे थे। जो ऑपरेशन था वो आयुष्मान में कन्वर्ट नहीं था, फिर भी उनको रिक्वेस्ट करके आरएमओ साहब से, वो डायरेक्टर साहब से और सुथार साहब से बात करके वो आयुष्मान में कन्वर्ट करवाया और उनका ऑपरेशन में 9 लाख रुपए का अप्रूवल हमने करवाया। डायरेक्टर साहब, फिर सुथार साहब जो आयुष्मान के डायरेक्टर और आरएमओ, उन सबकी सहायता से, और मैंने 3 दिन लगातार उनके साथ रह के ये काम किया। और 9 लाख तो अप्रूवल आयुष्मान ने दिया और 1 लाख रुपया जो है वो जीसीएस हॉस्पिटल ने ट्रस्ट की तौर पे लोगों ने दिया है। वो जो भी भाई थे उनको 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा ड्राइवर थे, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन लोगों ने बहुत दुआ दिया और मेरे पैर भी छू लिए, बोले जगदीश जी आप अगर नहीं होते तो मेरी औरत बच नहीं पाती। तो मैंने बोला कि भाई ये मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वो भगवान ने मेरे को आपके लिए भेजा है। मैं तो एक मीडिएटर हूँ, एक सेवाभावी इंसान हूँ, और मेरी कोई भी बंदा मेरे को फोन करता है तो मैं उनके लिए सेवा के लिए चला जाता हूँ। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, मैंने जो किया है वो मैंने कुछ सुकून होता है
क्योंकि मैं कोई अच्छा काम करूं। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम बोलो तो ये था कि 10 लाख यानी कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। और एक बात और है कि वो रिक्शा ड्राइवर थे, उनके पास 10 लाख रुपया यानी इकट्ठा करना यानी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो थोड़ा इम्पॉसिबल था। बात और है कि डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो जीसीएस के कीर्ति पटेल और आरएमओ सर है वो जो नीरव पटेल साहब, और आयुष्मान के जो डायरेक्टर है सुधा साहब, उनका शुक्रिया ज्यादा करूंगा मैं, क्योंकि उन लोगों ने भी हेल्प की, तब जाके काम पूरा हुआ और एक इंसान की जान बची है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ऑपरेशन नहीं होता तो डॉक्टर लोगों ने भी बोल दिया था कि 3 दिन में डेथ हो जाएंगे, पर मैं तो जीसीएस हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो उनके डॉक्टरों ने भी अच्छी तरह से ट्रीट किया, ऑपरेशन किया और वो बहन की जान बचाई, जान बच गई। कहा जा सकता है कि आप एक जरिया बन के आए, जरिया बन के आए जी, और उनकी जान बची। सो वही बात है कि चाहे उनके लिए अल्लाह हो या हमारे लिए भगवान हो, वो हर जगह खुद नहीं आ सकते, वो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में भगवान का रोल अदा करते हैं। भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी है कि जगदीश भाई आप एक काम करो, हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते, तो हम जैसे लोगों को उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि आप जाओ और लोगों की मदद करो। जी बिल्कुल। सर आज आप एक फुल टाइम सोशल वर्कर तो है ही, पर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम आपका एम क्या था और क्या बनना चाह रहे थे? मैं तो मेरा गोल था कि मैं कोई बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं आईपीएस बनूं, पर वो मुमकिन नहीं, क्योंकि हम 9 भाई बहन और हमारे पिताजी थे वो मिल मजदूर थे, माता जी जो है वो भी इधर उधर का काम मतलब करते थे, तब जाके हमारे 9 भाई बहन का पूरा होता था, तो कोई मुमकिन नहीं था। और पढ़ाई की तो बात है कि हम 9 तक ही पढ़े, आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, और 9 से आज तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप भाई के साथ पेंटिंग का काम करते थे पहले? तो मैंने भाई के साथ काम किया, तब बहुत सारी दिक्कतें आती थी उस टाइम भी, के बाद हमें जातिवाद का सामना भी करना। जातिवाद का सामना करना पड़ा सर पेंटिंग के काम में? कई बार ऐसा हुआ। किस टाइप का जातिवाद का प्रॉब्लम हुआ सर उस टाइम? हम छोटी जात से, कई बार ऐसा होता है हमारे गुजरात में, अभी समझो कि मकवाणा, परमार, सोलंकी जैसी सरनेम अगर आगे आ जाती है ना, तो फैक्ट्री में भी आज काम नहीं मिलता है। ओके। कई जगह जातिवाद का सबको, हमारी जो जाति है सबको आज भी 2025 से युग बदल गया है, फिर भी हमें जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। वही आज के टाइम में भी जातिवाद है हमारे समाज में है। कई गाँव में, हमारे कई गाँव में, मैं उत्तर गुजरात से बिलोंग करता हूँ, कई गाँव ऐसे वहाँ भी हमें हमारे बाल भी नहीं काटते। ओके। बाल नहीं करते, मूछ रखने पे मारते, गोड़ी पे बैठने पे मारते। इसके टाइम में भी ये जातिवाद एक गुजरात के अंदर तो अभी ज्यादा हो गया है। ओके। आजादी को 77 साल हो चुके हैं। 77 साल हो गए, फिर भी जातिवाद का नाम खत्म नहीं हो रहा है। ओके। अभी जस्ट ए वीक में ही 3 बनाव ऐसे बने जी। अपने अमरेली पकड़ लेते, अमरेली जिले में एक ऐसा बनाव बना कि 4 हमारे जाति के लोग थे, वो एक चाय की किटली पे जाते चाय पीने, और उन्होंने चाय के साथ वो नमकीन लेने को बोला, तो वहाँ बच्चा बैठा था, तो बच्चे को बोले एक नमकीन इनका पैकेट दे बेटा, तो बच्चा पहुंच नहीं पाया वहां पे। में से एक भाई ने बोले बेटा मैं तोड़ के दे दूं। इतने में थे वो बच्चे का जो बाप है वो आया और बोले तू मेरे बच्चे को बेटा क्यों बोला, तू छोटी जाति का होके मेरे बच्चे को बेटा क्यों बोल रहा है। और उसने 15 लोगों को बुलाया और कुल्हाड़ी से मारा। उसमें से एक बंदा तो नीलेश भाई चौहान, वो बंदा तो भी एक्सपायर्ड हो गया है। यस, इतनी तरीके से मारा उनको, दौड़ा के सिर में जो कुल्हाड़ी होती है कुल्हाड़ी से मारा है। इसमें एक बंदा गुजर गया और 3 जो लोग है उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो जातिवाद का अभी गुजरात के अंदर ज्यादा हो रहा है। बेटा कहने पे उसके बाप ने बोले तू छोटी जाति का होके मेरे बेटे को तूने बेटा और क्यों बोला। बेटा कहना क्या गलत बात है? नहीं, किसी नहीं। को भी आप प्रेम से बेटा बोल सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जातिवाद गुजरात में भी चल रहा है। ये हो गया अमरेली का। अभी जस्ट एक पाटन का कल का ही एक जो साधु है उनको जिंदा जला दिया। अरे मैंने बोला जिंदा जला दिया, वो भी हमारी एससी ज्ञाति के थे, उनको जिंदा जला दिया। उनको जो घाघरा बोलते बरोबर चोली वो पहनाया, उनको नथनी पहनाई। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है आज के समाज में। कल का ही है वाकया। मैंने जस्ट वहां पे जो पुलिस थाना पड़ता है सांतलपुर, पाटन जिला है और सांतलपुर पुलिस स्टेशन, मैंने खुद ने पीआई से बात किया। पीआई ने बोला हमने वो लोगों को अरेस्ट कर लिया। ये कहाँ का न्याय है कि भी तुम अगर किसी बंदे से चलो उसने कोई गुनाह किया है उसको तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस में सौंप दो,
उसके ऊपर जो भी कार्यवाही होती है वो वो करो। करो। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो, बिल्कुल अगर कोई गुनाह नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर गुनाह किया है तो पुलिस थाना है, कोर्ट है, कचहरी, कानून है, कायदा है। क्यों आप कायदा हाथ में ले रहे हो? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप कायदा हाथ में लो। संविधान तो सही सही बोलता है जी। कि आप जो भी है, अगर कोई गलत करता है तो उसके तो साथ उसको गलत सजा दो। उसको सजा दो। जी ये यानी अभी गुजरात के अंदर जातिवाद का भूत है, वो भी उन लोगों पे चढ़ा है। जो भी जाति के लोग हैं उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई आप, अगर आप इंसान हो तो हम भी इंसान है। बिल्कुल। अगर हमको काटोगे तो भी खून आएगा, आपको काटोगे तो तो भी खून खून आएगा। आएगा। फिर भी आप इतना जातिवाद क्यों चलाते हो? तो मेरी एक उन लोगों से एक गुजारिश है कि आप ऐसा मत करो, सब जाति को समान रखो। कि अगर भगवान के दरबार में कोई जाति का कोई मुंह नहीं है जी तो आप क्यों जातिवाद चला रहे हो? जी। भगवान से बड़े भगवान क्यों ने बन रहे तो एक ही बनाया था मनुष्य, आपने उसको जाति में बांट दिया। ठाकुर है, ये पटेल है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये जाति तो हमने खड़ा किया है। जी। उसके दरबार में तो सब एक है। एक है। साईं बाबा बोल रहे थे ना, सबका मालिक एक। तो उसके दरबार में सब एक ही है। जाति तो हमने बनाई। तो मैं ये बोलता हूँ कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और भाईचारे से रहना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया बोला जाता है। बिल्कुल। और ये जातिवाद चलेगा तो हमारे देश जो सोने की चिड़िया है वो नहीं रहेगा। और आज के जमाने में इतना जातिवाद है ना, ऐसे गुजरात के सिवा कई स्टेट में भी है, यूपी में भी जातिवाद चलता है, बिहार में चलता है, सब जगह चलता है। तो जातिवाद जड़ मूल से खत्म होना चाहिए और सब लोगों को एक होके भाईचारे से रहना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ हो कि किसी भी अदर स्टेट का पर्सन है और उसको बहुत ज्यादा हेल्प की नीड थी और आपने उसकी हेल्प किया हो? राजस्थान के एक भाई थे, वो आए थे, उनकी दोनों किडनी फेल थी और उनकी मदर उनको किडनी डोनेट करने वाली थी, और उसमें भी ट्रांसप्लांट का खर्चा लगता है। बिल्कुल। 3.5 लाख रुपया कम से कम खर्चा लगता है। तो वो भाई को मैं जानता नहीं था, वो मेरे को नहीं जानते, पर किसी ने मेरा नंबर दिया था उनको, राजस्थान से आए थे जी। तो उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया और किडनी हॉस्पिटल जो हमारे अहमदाबाद के असारवा में है, बड़ी हॉस्पिटल है किडनी, जी। उसमें वो एडमिट थे। तो मेरे को फोन किया, मैं गया तो उनका 3.5 लाख का जो खर्चा था उसमें मैंने डायरेक्टर साहब जो है उनको बात किया, उनकी फाइल ले जाके उनके पास रखी, तो उन्होंने 25% उसमें लेस किया, कम से कम 60 से 65 हजार रुपया उन्होंने डिस्काउंट करके दिया। तो ये भी हेल्प मैंने अदर स्टेट वाले जो लोग थे, मैं नहीं जानता था, वो भी मेरे को नहीं जानते थे, पर मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक सेवाभावी इंसान हूँ और सेवा करता हूँ, तो मेरे को कोई भी कॉल करता है मैं चला जाता हूँ। और ये भी काम मैंने इनका किया है। तो आज भी वो लोग का कभी कभी फोन भी आता है, बोले आपका बहुत शुक्रिया, बोले आपने हमारी हेल्प की थी, बोले हम राजस्थान से आए थे, हम यहाँ हमारा कोई था नहीं, हमको कोई जानता नहीं था, आप आए तो हमारा काम निकल गया। सो सर, आपने तो वैसे बहुत बड़े और अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, पर आपके नजर में सबसे बड़ा सामाजिक वर्क के लिए आपका स्टेप कौन सा था सर? सबसे बड़ा स्टेप मेरा ये रहा है, तो लॉकडाउन आया कोरोना टाइम जी, उसमें कई लोगों की नौकरी छूट गई थी, और उस टाइम मेरे को एक प्रेरणा मिली थी कि मैंने कई बार लोगों को देखा कि एक अगर सुबह का खाना खाया तो शाम को खा नहीं पाता, ऐसे लोगों की कंडीशन थी। तो मैंने खुद की मेरी जो एक इको कार थी वो मैंने जस्ट कोरोना के एक वीक पहले ही मैंने बेचा था, उसका 2.5 लाख आया था और घर में 5-6 लाख पड़े थे, वो मैंने 7 लाख रुपया कोरोना में रोज के 3,000 लोगों को खाना खिलाया। वो 3,000 लोगों का रोज का 3,000 लोगों का खाना मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, भगवान की वजह से अपने थोड़ा मेरे को दिया था तो मैंने लोगों को लिए किया है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। सुबह में 10 बजे से चालू करते थे हम, सुबह में मैं, मेरी वाइफ, मेरा पूरा परिवार और मेरे आसपास के लोग थे, यानी 30 लोगों की टीम, हम वो खाना बनाते थे, तब जाके शाम को 7 बजे तैयार होता था। वहां पे मेरे घर पे लाइन लगती थी लोगों की। मैं एक छोटा इंसान हूँ और मेरे को पहले से ही सेवा का भाव है जी। तो एक काम मैंने किया और कई लोगों ने मेरे को उसके लिए बहुत धन्यवाद भी किया। बोले अगर आप कोरोना में जगदीश भी नहीं होते तो बोले हमारा घर का चूल्हा कैसे चलता। लाइन तो लगती थी। उसके बाद कई लोगों को अलग अलग विस्तार से आते थे, उनको मैं डब्बा भर के किसको देते थे जी, जो भी सामान परिवार के लिए उसको देते थे। फिर उसके बाद जो बचता था थोड़ा बहुत वो हम हमारी रिक्शा में लेके जाते थे, और जो रोड पे जो गरीब लोग थे, कोई पागल था, का कोई आगे पीछे नहीं, ऐसे लोगों को हमने रोड पे भी जाके कोरोना में खिलाया। और मैं मेरी जात को धन्य मानता हूँ कि मेरे को ऐसा करने का अवसर मिला। मैं बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक
छोटे घर से बिलोंग करता हूँ जी और गरीब माँ बाप का लड़का हूँ। मेरे पिताजी खुद मिल मजदूर थे, उन्होंने कई लारी भी चलाई, बहुत स्ट्रगल किया हमारे पिताजी ने, तब जाके हम आज उनकी स्ट्रगल और उनके जो था उसकी वजह से अब हम थोड़ा सुखी भी है, जी। वो हमारे माता पिता की वजह से। तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा काम है आपके लिए, वो अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा काम था, जो आपने 3 महीनों तक लगातार 3000 लोगों को खाना खिलाया, और वो भी ऐसे समय में नॉर्मल लोगों के लिए राशन लेना भी बहुत मुश्किल था। कई लोगों को मैंने किट भी प्रोवाइड किया था, जी उसमें चावल आते थे, दाल आती थी, गेहूं का आटा आता था, मिर्ची आती थी, से कई लोगों को मैंने किट भी बना के दिया था। ज्यादा नहीं, 15-20 लोगों को किट दिया था। बाकी जो कड़ी खिचड़ी है वो तो 3 महीने तक जो आप पाते थे वो खाते थे, जो शायद नहीं आ पाए उनको किट देते थे। किट देती थी जी, मतलब जिस तरीके से हो सके आपने सबको हेल्प, जितने मैं बन पड़ा उतना मैंने लोगों के लिए किया जी। आज भी लोग वो याद कर रहे हैं, बोले भाई कोरोना चला गया और जगदीश भी आपका जो साहस और आपने जो हमारे लिए किया है वो तो आज भी हम कभी भूल नहीं पाए। इतने सालों से आप सेवा कर रहे हो, तो आप क्या कह सकते हो कि आपने सेवा करके क्या कमाया है? क्या कमाए? लोगों की दुआ कमाई है, लोगों के आशीर्वाद कमाए। आज मेरे घर पे मेरे बच्चे को, जो बड़ा लड़का हो उनके घर पे भी एक अच्छा बच्चा है, मेरी जो बच्ची है उनके घर पे भी एक बच्चा है। ये सब मुआवजा ही है, एक अच्छे कर्मों का अच्छा फल यही है, लोगों के आशीर्वाद, लोगों की दुआ। नरक के स्वर्ग वो कुछ भी नहीं है, वो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है। जो भी है वो यहाँ पे ही है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा पाओगे, यहाँ ही भुगतना है जो भी है। तो उसकी वजह से मैं आए दिन सेवा में का काम करता रहता हूँ। सीने में जान है, मेरा सेवा का काम चालू रहेगा। जी, तो ये कह सकते हैं सर कि आपने जो कमाया है वो है लोगों की दुआएं। दुआएं, बहुत सारी दुआएं, कई लोगों की दुआ है। इसमें मैं गिनने जाऊंगा तो गिन नहीं पाऊंगा, तो लोगों की दुआ है। रात को 2 बजे भी कॉल आता है, सुबह 6 बजे आएगा तो भी मैं जाऊंगा। वाइफ भी बोलता हूँ तो मेरी वाइफ भी हंसते हंसते बोल देगी जाओ, बोले अच्छा काम कर रहे हो ना, हमको भी सुकून है जी, तो उनका भी सहयोग ज्यादा है। ये जो मेरा जो खिचड़ी कड़ी का था, जो 3000 लोगों का अकेले इंसान का काम नहीं। मेरी जो वाइफ है उन्होंने तन मन धन से उन्होंने बहुत मेरे को सहयोग दिया है, तब जाके वो हमने काम किया है। बिल्कुल। और जो रोज का रूटीन था उसमें भी हमको हमारी वाइफ का पूरा सहयोग, यानी 4 बजते थे तो हमारी वाइफ और हम दोनों साथ में सब्जी काटने बैठ जाते थे। लोगों का खाना बनाने 3 घंटा लगता, तो 4 बजे बैठते थे, तब जाके 7 बजे हमारा यानी पूरा कंप्लीट हो जाता था खाना, फिर मैं ले जाके बनाते थे हम साथ में। 90% मेरी वाइफ का सहयोग उसमें रहता था। मेरा सहयोग इतना था, मैं घर से ले जाके अपने जो सेंटर था हमारा आदेश राम रोटी सदावत चलाता था मैं, वहां पे जाके मैं बैठता था, सब लोग आते थे, उनको अपने खिलाते जाते थे और कई लोग की दुआ मिलती थी रोज। अभी भी दुआ मिलती है, अभी खाना नहीं खिलाता हूँ पर अभी लोगों की सेवा की, अभी वो सेवा करते हो तो लोग दुआ दे रहे हैं। दुआ तो मेरे पास साथ बहुत जी। आखिर इस समाज में एक सोशल वर्कर की क्या भूमिका होती है, और आखिर क्यों जरूरी है एक सोशल वर्कर हमारे समाज? कोई ऐसा बंदा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कोई सरकारी ऑफिस में जाता है तो उसको वहाँ फॉर्म भरना भी नहीं आता है, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। सोशल वर्कर यानी मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, उसके लिए हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भगवान प्रेरणा दी हमको, तो हम उनके लिए काम। मेरे समाज में भी कई जगह आज हमारा नाम लिया जाता है कि भी जगदीश भाई है ना, बोले 108 है। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कई लोग मेरे को ये नाम से बुलाते हैं, बोले हमारे 108 आ गए, हमारे वन मैन आर्मी आ गए। और समाज में भी बहुत जगह इज्जत मिलती है। कई लोगों ने मेरे को ट्रॉफी दिया है, कई लोगों ने माला पहनाते, बुके देते। अभी अगर देखा जाए जो आजकल के जनरेशन है, वो उन्होंने अभी पूर्ण तरीके से फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं, तो आज के जनरेशन को देखकर आपको क्या लगता है कि कोई सोशल वर्कर उसमें हो सकता है, या आगे जाके सोशल वर्कर वो बनेंगे? आज का जनरेशन ऐसा है कि वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, वो मोबाइल में से बाहर ही निकल नहीं, जो अभी सोशल मीडिया है जी, उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। उनके माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो मोबाइल में मस्त होता है, वहाँ पानी पड़ा होता है तो उनकी मम्मी को बोलते मम्मी पानी पिला दे, और वो खुद नहीं ले सकता है, तो क्या सोशल वर्क करेगा? वो खुद का वर्क नहीं कर रहा है, खुद का वर्क नहीं कर रहा है, वो मोबाइल में से इतना व्यस्त रहता है। अभी तो एक बात नहीं है कि भी खाली आज की जनरेशन मोबाइल का एक भूत ऐसा चढ़ा है, अभी सब इसके लोगों को जी 75 साल का इंसान भी है वो भी मोबाइल तो कर रहा है। और अभी जो आज की जनरेशन है
उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप मोबाइल में से थोड़ा बाहर आइए, टाइम निकालिए। कई बच्चे हैं जो आज्ञाकारी बच्चे, ऐसे नहीं कि भी 100% पूरे जनरेशन ही खराब हो गया है। पूरे कुछ जनरेशन लोग हैं जो अच्छे भी है। माँ बाप की सेवा का तो पुण्य मिल ही जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी, पर जो जन सेवा है प्रभु सेवा। और मेरा स्लोगन है, सेवा परमो धर्म। अगर किसी की सेवा करोगे तो परमो धर्म है। इसके लिए मैंने सेवा का रास्ता चुना है और आगे भी मेरे को जितना मिलेगा टाइम, लोगों की सेवा में करता रहूंगा। जी सर, आजकल के जनरेशन को आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि हमें कैसे पहले तो खुद की फैमिली, जिसमें हमारी माता पिता भाई बहन जो भी हमसे बड़े हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके अलावा अगर हमारे पास समय है, अगर हम सक्षम है, तो हमें जन सेवा भी करना चाहिए। अगर हमसे अपने घर में सेवा करके हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो सोचिए आपने घर में 5 व्यक्ति है या 7 व्यक्ति है, उनका सेवा करके आपको इतना अच्छा फील हो रहा है। सोचो आप अगर सोशल वर्क करते हो तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं समाज को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बदलना है तो पूरे, मैं तो वर्ल्ड की बात करता हूँ, पर भारतवर्ष के अंदर जो जातिवाद का जो कीड़ा है जी, उसको बदलने की जरूरत है सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप आते रहे और ऐसे ही अपने सोशल वर्क से हमें और पूरे समाज को लाभान्वित करते रहे। आपकी वजह से ना जाने कितने घरों में आज सांस चल रही है। तो आप जैसे लोगों की जरूरत है हमारे समाज को। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जी। कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जो मेरे काम है वो सब आप पब्लिक में ले जाने की बात कर रहे होते, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सोशल वर्क के बारे में लोग जाने इसको कैसे करना है। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न जाति से न धर्म से मनुष्य का हिसाब होता है तो उनके कर्मों से होता है। जय हिंद, जय भारत। ત્યારે તેઓનું શું કહેવું છે? ગાંધીનું ગુજરાત કહેવાય છે, દારૂ બેફામ રીતે વેચાતો જોવા મળી રહ્યો છે, શું કહેશો? દારૂમાં તો તમને બધાને ખબર જ છે કે આ દારૂ વેચાય છે। પોલીસ નિષ્ક્રિય છે અને આજ સુધી પોલીસે કોઈ પહેલ કરી જ નથી। પોલીસને હપ્તા મળે છે એટલે પોલીસ બેફામ દારૂ વેચવા દે છે। અને આ જે લઠ્ઠાકાંડ થયું છે એને સરકાર અને પોલીસ ખોટું નામ આપી રહી છે, કેમિકલ કાંડ આપી રહી છે। એ તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે। સત્યને ઉજાગર કરો। ચોક્કસથી સત્યને ઉજાગર કરવાની सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।